हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से जो कंट्रीज दे रखी हैं, इनमें से किसकी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है? इज इट साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडिया? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। Biodiversity refers to the variety of organisms present on the planet Earth। यानी अर्थ में जितने भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। यानी वैरायटी, नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो बायो हो गया हमारा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एंड डाइवर्सिटी हो गया हमारा जितना भी वैरायटी है। द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, दैट इज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट located in Brazil, South America, has the greatest biodiversity on the earth. So ब्राजील साउथ अमेरिका में जो रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वहां पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 440,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस हैं, 1,300 बर्ड्स एंड 427 मैमल्स एंड 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो ये डायरेक्टली लाइन एनसीईआरटी से ली हुई है कि कितने वहां पे प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स एंड इनवर्टिब्रेट्स हैं। एंड मोर देन 2 मिलियन ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम हेयर। यानी यहाँ पे इतने ज्यादा इंसेक्ट स्पीशीज है कि कुछ तो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। ये हो गया हमारे पास साउथ अमेरिका के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं हम साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है वो थर्ड मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है इन द वर्ल्ड। यहाँ पे 95,000 नोन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है। देन वी कम टू रशिया एंड इंडिया। इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 8.1% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी and is considered to be one of the 12 mega biodiversity countries of the world। तो ये लाइन पे डायरेक्टली एनसीईआरटी से है कि वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है इंडिया, और 8.1% कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। देन रशिया, तो रशिया भी ऑल्सो शोज हाई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हम इसको कंसिडर नहीं करते जैसे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंडिया को करते हैं। अमेरिका जो है, इट हैज द मोस्ट कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि ब्राजील, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू, वेनेजुएला एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सो ये तो अमेरिका में हो गया। अगर हम उस कंपेयर करना चाहें कि अमेरिका और एशिया में, तो एशिया में कहाँ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है? तो चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस एंड मलेशिया में। वैसे ही अफ्रीका में मडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यू गिनिया है, जहाँ पे हमें 70% ऑफ द प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम इन चार कंट्रीज को कंपेयर करें, तो क्योंकि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो साउथ अमेरिका में है, तो ऑलरेडी वहां पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, और साथ में साउथ अमेरिका में और भी प्लेसेस है जहाँ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा हमारे पास साउथ अमेरिका में, देन आएगा हमारे पास साउथ अफ्रीका, देन हमारे पास आएगा इंडिया एंड आखिर में आएगा हमारे पास रशिया, अगर हम कंपेयर करना चाहें। देन ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से कौन सा कॉज नहीं है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो अब हमें समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी खत्म कब होगी? तो क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट से बायोडाइवर्सिटी कम होगी? क्या इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज से बायोडाइवर्सिटी कम होगी? देन
क्या कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क से बायोडाइवर्सिटी कम होगी, या फिर हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास आप ही सोचिए कि जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जो लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट से जाहिर सी बात है कि वहां पे जो एनिमल्स हैं उनका भी लॉस होगा, तो इससे तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। अगर एलियन स्पीशीज ने इन्वेड कर लिया यानी दूसरे स्पीशीज ने किसी हैबिटेट को इन्वेड कर लिया, तो वहां पे ओरिजिनली जो बायोडाइवर्सिटी थी उस पर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा इन दोनों स्पीशीज में फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द हैबिटेट। देन कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स, तो क्या एनिमल्स को जू में रखने से कोई भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है? तो तो हमारे पास जो एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स या जू जिसे हम बोलते हैं उसमें रखने से ये तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के लिए एक तोहफा है कि हम एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स में रख के प्रिजर्व कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो ये तो बहुत सेफ एंड सिक्योर है फॉर द एक्सोटिक स्पीशीज। तो यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे ही होगा? देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात जब आती है, सो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो जो जो ये ऑर्गेनिजम्स का जो हैबिटेट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, एंड देन जो ये एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट होने के इंडेंजर होंगे और फिर एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो which of the following is not a cause for loss of biodiversity, that is keeping animals in zoological parks? ठीक है, एनिमल्स को जू में रखने से कोई भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हमारा स्पीशीज के हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करने से होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज से होगा, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। Which of the following is not an invasive alien species in the Indian context? तो अभी हमने देखा एलियन स्पीशीज के बारे में, अब इनमें से कौन सा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज नहीं है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? तो सबसे पहले इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होता क्या है? सो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आर द organisms that are once introduced, spread outside their natural habitats in an ecosystem and cause economic loss or environmental problems. तो ये होता क्या है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज? दैट अगर एक बार आपने इनको इंट्रोड्यूस कर दिया, so they will spread outside their natural habitats and ecosystem and they will cause economic loss, यानी वो अपने नेचुरल हैबिटेट से ज्यादा स्प्रेड होने लगते हैं सराउंडिंग हैबिटेट में, और उससे क्या होता है अल्टीमेटली इकोनॉमिकल लॉस हो जाता है एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? लैंटाना, सियानोडोन, पार्थेनियम एंड इकॉर्निया। सो जो लैंटाना है, इट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका and it is an invasive species that was introduced to India by the Britishers as an ornamental plant species. ठीक है, it competes with the native plants for space and resources and also alters the nutrient cycle in the soil. तो लैंटाना ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, पर ये जो लैंटाना है वो नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है, और नेटिव स्पीशीज के साथ compete भी करता है फॉर स्पेस, और न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ द सॉइल को भी डिस्टर्ब कर देता है। सो इससे क्या होगा? इन्वेजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स, फॉरेस्ट्स एंड वेस्टलैंड्स, एंड हार्म्स द कॉमर्शियल इंटरेस्ट्स ऑफ फार्मर्स एंड फॉरेस्टर्स। तो अगर कोई एक प्लांट दूसरे से compete कर रहा है तो दूसरे की ईल्ड पे अफेक्ट पड़ेगा, और सारे जो लैंडस्केप्स है वो इन्वेड हो जाएंगे, और हमारे पास कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड फॉरेस्टर्स भी हार्म होंगे। देन ये तो था लैंटाना के बारे में। तो लैंटाना इज एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। नाउ सियानोडोन। तो सियानोडोन इज द कॉमन लॉन ग्रास ग्रोन इन इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन दूब ग्रास। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है कॉमन लॉन ग्रास जो है इंडिया में ग्रो करती है, और ये कुछ भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की तरह एक्ट नहीं कर रही है। So this is not an invasive alien species. Then we come to Parthenium. So Parthenium, या फिर जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, it is native to South America
and is an invasive alien species that reduces the growth of native agricultural crops. तो जो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास है, ये इंडिया में वीट के साथ आई थी एज अ कॉन्टामिनेंट। ठीक है, तो कॉन्टामिनेंट के जैसे आई थी, एंड इट इज ऑल्सो एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जो रिड्यूस कर देता है ग्रोथ ऑफ नेटिव एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। देन वी कम टू इकॉर्निया। सो इकॉर्निया क्या है हमारे पास? इकॉर्निया और वाटर हियासिंथ इज एन इन्वेसिव weed native to South America that was introduced in West Bengal as an ornamental plant. So इकॉर्निया इज जो है वो इन्वेजिव वीड है नेटिव टू साउथ अमेरिका, और वो इंट्रोड्यूस किया गया था वेस्ट बंगाल में, जैसे हमारे पास लैंटाना था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। तो इसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्योंकि ये हाईली इन्वेसिव है और ये रैपिडली स्प्रेड करता है ऑन स्टैंडिंग वाटर बॉडीज। उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड जो भी हमारे पास पानी में जो भी नेटिव स्पीशीज है उनका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इकॉर्निया और वाटर हियासिंथ। तो उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया, इसीलिए हम इसको टेरर ऑफ बंगाल। सो टेरर ऑफ बंगाल पे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। तो यहाँ से हम सीख रहे हैं कि इकॉर्निया को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाईली इन्वेसिव है। अगर किसी वाटर बॉडी में ग्रो करने लगा तो पूरे ही वाटर बॉडी को इन्वेड कर लेगा और कोई भी दूसरे प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स को ग्रो नहीं करने देगा। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट? तो पिचर प्लांट कहाँ मिलेगा? क्या रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा, क्या सुंदरबन में मिलेगा, क्या थार डेजर्ट में मिलेगा, या फिर वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा? सो पिचर प्लांट, सबसे पहले हमने पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा है कि जो पिचर प्लांट है, इट इज अ कार्निवोरस प्लांट दैट इज अडेप्टेड टू ग्रो इन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल्स। तो पिचर प्लांट जो है, इट इज अडेप्टेड टू ग्रो इन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल्स एंड इट हैज लीव्स शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पिचर टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी जो लीव्स हैं, दे आर शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पिचर, जिससे हमारे पास इंसेक्ट्स ट्रैप होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, दैट इज स्पेशली नाइट्रोजन फ्रॉम देम टू सप्लीमेंट दोज लैकिंग इन द सॉइल टू थ्राइव। ठीक है, तो पिचर प्लांट को हमारे पास नाइट्रोजन सॉइल से इनफ नहीं मिल पाता, तो वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने पिचर प्लांट के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो ये कहाँ ग्रो करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि पिचर प्लांट कहाँ ग्रो करता है। सो पिचर प्लांट जो है, इट ग्रोज इन एरियाज रिसीविंग हाई रेनफॉल एंड नियर वाटर बॉडीज। तो ये मोस्टली उन एरियाज में ग्रो करता है जो हाई रेनफॉल रिसीव करते हैं एंड ऑल्सो जो वाटर बॉडीज के पास होते हैं। सो द रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो पिचर प्लांट्स जो है मोस्टली रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं। क्यों तो यहाँ पे हाई रेनफॉल होती है एंड ऑल्सो हाई रेनफॉल की वजह से वाटर बॉडीज यहाँ पे ज्यादा होती हैं। सुंदरबंस में हमें क्या मिलते हैं? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें सुंदरबंस में मिलते हैं। देन थार डेजर्ट में हमें कौन से प्लांट्स मिलते हैं? सो थार डेजर्ट में वेराइटीज ऑफ कैक्टस लाइक ओपनशिया आर कॉमन स्पीसीज। तो थार डेजर्ट में हमें ओपनशिया मिलता है। देन हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या मिल सकता है? तो टीक मिल सकता है, कैश्यू मिल सकता है एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज मिल सकती हैं। सो पिचर प्लांट कहाँ मिलता है हमें मोस्टली? सो रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिकॉज दे रिसीव हाई रेनफॉल एंड दे ऑल्सो हैव मेनी वाटर बॉडीज। तो इसीलिए हमारे पास पिचर प्लांट जो है वो प्रेफर करता है टू ग्रो इन दीज एरियाज। ठीक है, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो होते हैं उनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? नॉट। तो आपको जब भी क्वेश्चन में नॉट दिखता है तो आप पहले ही उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं कि आपने नॉट देखा ही नहीं और आप वहां पे, पहली बात तो आप वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा, उसके बाद इतना टाइम लगाने के बाद आपने आंसर भी जो मारा वो भी गलत है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप इन वर्ड्स को पहले ही अंडरलाइन कर लीजिए और आप फिर देखिए
कि आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर एरियाज that are facing a rapid rate of biodiversity loss and have high degree of species richness and endemism। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है और एंडेमिक स्पीशीज है, पर वो हाई रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी फेस कर रहे हैं। तो इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। सो तो सबसे पहले इसमें से तो हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में जान लिया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में क्या लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं? तो हाँ, हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं। सो हॉटस्पॉट्स हैव हाई स्पीशीज रिचनेस, दैट इज दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट। उसके बाद देयर इज आल्सो अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। सो हॉटस्पॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। Endemic species are organisms native to a single defined geographical location. So एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि स्पीशीज इज एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि वो उस एरिया में नेटिव होता है। जैसे कि एशियाटिक लायन हमारा सिर्फ गिर फॉरेस्ट में दिखता है, यानी एशियाटिक लायन इज एंडेमिक इन द गिर फॉरेस्ट। यहाँ यानी कि वो उस जगह का नेटिव है, उसी जगह पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देन हॉटस्पॉट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। तो क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, एज वी मूव फ्रॉम द पोल्स, जैसे ही हम पोल से टुवर्ड्स द इक्वेटर जाते हैं तो हमारे पास जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है। सो ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर वैरायटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पीशीज देन द पोलर और टेम्परेट रीजन्स। सो इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, दैट इज द हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो हॉटस्पॉट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे पास जो हॉटस्पॉट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। देन क्या मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन्स है? तो नहीं, पोलर रीजन्स में तो हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है दैट इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। So most biodiversity hotspots are located in the tropics and not in the polar regions. This is due to the extreme climates present in the polar regions. तो क्योंकि polar region में extreme climatic conditions होता है, तो वहां पे पहले तो स्पीशीज ही इतनी कम है, तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ से बन पाएगा? वहां पे तो स्पीशीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, सो डेफिनेटली इट इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर लोकेशन इन कॉलम 2। तो अब हमसे पूछ रहा है ये एनिमल जो है उसका लोकेशन, यानी मोस्टली कहाँ पे ये एंडेमिक है, कहाँ पे ये नेटिव है, किस जगह का, वो हमें पता रहना चाहिए, तो वो हमें मार्क करना है। So there is gradual decline observed in the species population. Such decline in the species diversity might be due to natural factors such as adverse climatic conditions and natural calamities like earthquake, flood, etc. ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज हैं, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो स्पीशीज का लॉस होता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है इन द स्पीशीज पॉपुलेशन। And the current extinction of species happening right now is primarily an outcome of human activities. तो हमारे पास जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, कोलोनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसके वजह से भी हमारे पास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सटिंक्ट स्पीशीज दिए गई हैं जो पहले इन एरियाज में पाई जाती थी, तो हमें उन्हीं को मैच करना है। So the International Union for Conservation of Nature has published the Red List. तो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज हैं। तो यहाँ पे कितने स्पीशीज को उन्होंने लिस्ट किया है? तो 784 स्पीशीज को, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स हैं। तो अब बात आती है कि ये सब डेटा जो एनसीईआरटी में लिखा है क्या आपको याद करना है? सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो आपसे स्पीशीज का नंबर पूछेंगे, पर अगर आप
उन्होंने पूछ भी लिया तो आप कुछ कह नहीं सकते कि ये स्पीशीज का नंबर कैसे पूछ रहे हैं। बुक में जो भी दिया है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि आप बार बार एनसीईआरटी को पढ़िए। सो आप जितने बार किसी चीज को देखते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। सो सो बार बार पढ़ना है आपको, चीजें खुद ब खुद आपके दिमाग में फिट होते जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है डोडो। सो डोडो जो है वो मॉरिशियस मॉरिशियस की एंड में हमारे पास है। जो एक का हमारे पास होता है 3, सो इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। आप देख सकते हैं डोडो का पिक्चर भी यहाँ पे दे रखा है। देन क्वागा। सो क्वागा इज अ सब स्पीशीज ऑफ प्लेन्स जीब्रा। सो जीब्रा की सब स्पीशीज है क्वागा, जो कि हमारे पास अफ्रीका में देखने को मिलती थी। देन स्टीलर्स सी काउ। जो स्टीलर्स सी काउ है, इट इज एन एक्वेटिक एनिमल which is of Russia. देन हमारे पास थाइलसीन है विच इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज अ मार्सुपियल। तो आप यहाँ पे फोटोज भी देख सकते हैं सबकी, डोडो की, क्वागा, देन स्टीलर्स सी काउ एंड फाइनली थाइलसीन दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे? डोडो हमारा मॉरिशियस, देन क्वागा अफ्रीका, ए का 3, बी का 1, देन सी का 4 एंड डी का 2। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने दो ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर दिए थे। तो आपको एक एक चीज मोस्टली मैच द फॉलोइंग आसान होते हैं, पर आप किसी किसी में वो आप चाहते हैं कि आपको हर चीज की नॉलेज हो। तो अगर आपको सी और डी भी यहाँ नहीं पता रहता तो आप ये आंसर को गलत करके आते। तो हमें कुछ क्वेश्चंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। What is common to the following plants? Nepenthes, Psilotum, Rauwolfia and Aconitum। तो ये जो प्लांट्स दे रखे हैं नेपेंथस, सिलोटम, रोवुल्फिया एंड एकोनिटम, इनमें क्या कॉमन है? क्या ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं? क्या ये फाइलोजेनिक लिंक स्पीशीज हैं? क्या दे आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन? और क्या दे आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हिमालयस? तो सबसे पहले हम इन प्लांट्स के बारे में देखते हैं कि जो नेपेंथस है, पीचर प्लांट, वो क्या है। तो हमें पता है कि जो नेपेंथस है दैट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट हैज सेवरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो जो नेपेंथस है वो इंसेक्टिवोरस है, पीचर प्लांट है, वो हमें पता है, पर इट हैज आल्सो हैज सेवरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगी तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन कौन से? तो ये लेप्रोसी, डिसेंट्री, कोलेरा और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, इन सब के ट्रीटमेंट में यूज होती है। सो इट इज, तो एक तरह से हम देखें तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर इन डिजीजेस में ये यूज हो पा रही है तो। देन सिलोटम। तो सिलोटम इज विस्क फर्न, इज अ प्लांट स्पीशीज दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेड फॉर इट्स यूज इन वुंड हीलिंग। सो वुंड हीलिंग में जो सिलोटम है वो एड करता है। The spores of this fern are used as talcum powder under the loin cloth to prevent chafing। ठीक है। तो स्पोर्स को हम इस talcum powder की तरह भी यूज कर सकते हैं। एंड the spores are also commonly used as a purge to remove impure things in medicine। तो हम देख सकते हैं कि वुंड हीलिंग में इसका रोल है, टैल्कम पाउडर के जैसे यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टू रिमूव इम्प्योर थिंग्स कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारा यूज इसका हमें दिख रहा है। तो जितना किसी चीज का यूज होता है, ह्यूमंस उतना उस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सो सिलोटम भी हमारा बहुत ही यूजफुल प्लांट है। देन वी कम टू रॉ वुल्फिया। So Rauwolfia devil peppers is overexploited for its medical benefits in the treatment of high blood pressure और hypertension। So high blood pressure और hypertension में जो हमारा Rauwolfia प्लांट है तो यूज होता है। So ये भी हमारा एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज हो रहा है। Then we come to एकोनिटम। सो एकोनिटम, जिसको हम डेविल्स हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एसोसिएटेड विद कोल्ड, न्यूमोनिया, पेन, इन्फ्लामेशन, हाई ब्लड प्रेशर, लैरिंजाइटिस, एस्थमा एंड एज अ डायूरेटिक। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे यूजेस इसके दिख रहे हैं। कोल्ड में भी कर सकते हैं हम, न्यूमोनिया में भी, पेन, इन्फ्लामेशन,
हाई ब्लड प्रेशर में और एज अ डायूरेटिक भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस मेडिसिनल प्लांट इज वाइडली यूज्ड फॉर मेडिसिनल बेनिफिट्स। तो हमारे पास सारे प्लांट जो हमने देखे कि वो सबके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। तो क्या सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है? तो नहीं, सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स नहीं है। देन ऑल आर फाइलोजेनिक लिंक स्पीशीज, तो फाइलोजेनिक लिंक स्पीशीज भी नहीं है। देन क्या दे आर प्रोन, ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन? तो हाँ, क्योंकि ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, तो 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 हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि दे आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ह्यूमंस को मेडिसिन चाहिए, ये तो नेसेसरी है, तो दे आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एंड ऑल आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हिमालयाज। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने देखा कि दे आर प्रेजेंट, उनका कुछ एंडेमिक रिलेशन तो नहीं है कि दे आर ऑल प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हिमालयाज या ऐसा कुछ। तो दे ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, फिर हम आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द वन हॉर्न राइनोसेरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्चुरी? भिटारकनिका, बंदीपुर, काजीरंगा, कॉर्बेट पार्क। सो जो वन हॉर्न राइनोसेरस है, अगर आपको पता होगा, सो वन हॉर्न राइनोसेरस इज ओनली फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वहीं पर सिर्फ वन हॉर्न राइनोसेरस देखने को मिलते हैं। सो Kaziranga National Park is mainly associated with Great Indian one-horned rhinoceros and contains the world's largest population of the one-horned rhinoceros. तो Kaziranga National Park होगा. Bhitarkanika National Park is famous for the giant saltwater crocodiles. तो भिटारकनिका में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं. बंदीपुर इज अ टाइगर रिजर्व एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, नोन फॉर इट्स बंगाल टाइगर्स. सो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सिर्फ हमारे पास बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं एंड इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, amongst the animal groups given below, which one appears to be more vulnerable to extinction? ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें से ज्यादा vulnerable है for extinction. So as per the current statistics, जो amphibians हैं, they face the highest threat of being extinct. ठीक है, so they have the highest threat and vulnerability to extinction. तो सबका हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वहां पे दिया रखा है कि कितना परसेंटेज है कि वो कितना उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो एम्फीबियंस का 32% है. देन आता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, देन आते हैं हमारे पास मैमल्स एंड फाइनली लास्ट में आते हैं हमारे पास बर्ड्स. तो जो एम्फीबियंस हैं उनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दिख रही है 32% टू बिकम एक्सटिंक्ट. तो हमारे पास which one of the following appears more vulnerable to extinction में जो आंसर हो जाएगा that is amphibians. Amphibians are the most vulnerable among the following to get extinct और इनका परसेंटेज क्या है? तो 32% वो vulnerable हैं to extinction. ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. which one of the following is an endangered plant species of India? तो इसमें से कौन सा हमारे पास इंडिया में इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है? इज इट रोवुल्फिया सर्पेंटिना, इज इट सैंटेलम एल्बम और इज इट साइकस बेडोनी? ठीक है, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं? सो इंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज which are at a high risk of extinction. तो जो हमारे पास इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड. सो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स क्या है इंडिया में इंडेंजर्ड स्पीशीज के? तो रोवुल्फिया सर्पेंटिना है, सैंटेलम एल्बम है एंड साइकस बेडोमी है, दैट इज साइकस. यानी कि जो भी यहाँ पे प्लांट्स दिए हैं दे आर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर होगा. और अब हम देखेंगे कि क्यों ये इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है इंडिया में. सो रोवुल्फिया सर्पेंटिना जो डेविल पेपर्स के नाम से जाना जाता है,
सो इट इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो हमने देखा था क्योंकि इसके बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं ऐसे प्लांट्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इंडेंजर्ड है। क्यों यूज करते हैं इस प्लांट को? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। देन सैंडलम एल्बम दैट इज सैंडलवुड। So Santalum album is used in the treatment of common cold, cough, liver diseases, bronchitis, urinary tract infections, fever, sore throat, gallbladder problems, headache, and cardiovascular diseases. The medical benefits of this plant causes it to be highly exploited by humans. तो सैंटलम एल्बम भी हाईली एक्सप्लॉइटेड है ड्यू टू इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। देन साइकस जो है उसका जो मेल कोन्स है, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मसल पेन्स। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मसल पेन्स के लिए हम यूज करते हैं जो साइकस के मेल कोन्स हैं। तो ये भी डिजीजेस कॉमन है, तो इनके लिए हमें मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए होंगे ये मेल कोन्स ऑफ साइकस। सो इसीलिए जितना भी प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस होते हैं वो सब हमारे पास इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज में आ जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आर इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कॉमन टू लैंटाना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। सो जो लैंटाना, इकॉर्निया और अफ्रीकन कैटफिश है, इसमें इनमें क्या कॉमन है हमें वो बताना है। क्या all are endangered species of India? क्या all are keystone species? क्या all are mammals found in India? क्या all are neither threatened nor indigenous species of India? तो सबसे पहले जो सारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, दैट इज लैंटाना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश, दे आर नाइदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ इंडिया। सो ऑल दीज स्पीशीज आर एक्सोटिक स्पीशीज। तो हमने देखा था लैंटाना और इकॉर्निया के बारे में, हमने एक और क्वेश्चन में देखा था कि वो ये तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं दैट हैव डिस्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट्स लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। ठीक है, तो ये जो है इन्वेजिव स्पीशीज हैं और इनके वजह से तो हमारे पास इंडिजिनस स्पीशीज का ही एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले लैंटाना कैमेरा जो है, इट इज अ नेटिव ऑफ द अमेरिकन ट्रॉपिक्स, that is an invasive species of flowering plants in India. It has resulted in the scarcity of native forage plants for wild herbivores. So, जो हमारे पास जो लैंटाना है वो हमने देखा था कि अमेरिकन ट्रॉपिक से आया है एंड इन्वेजिव स्पीशीज है। एंड क्या होगा इससे, जो नेटिव प्लांट्स है उनका क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा फॉर वाइल्ड हर्बिवोर्स। देन इकॉर्निया क्रासिप्स जो है, इट इज एन इन्वेसिव स्पीशीज ऑफ वाटर हाइसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सेसिवली इन्वेसिव है कि वो पूरा वाटर बॉडी को ही इन्वेड कर देती है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है उस वाटर बॉडी में वो भी हमारे पास ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। So it takes over the entire water bodies, depriving the local inhabitants of the aquatic ecosystem of resources and nutrients. Then हम आते हैं अफ्रीकन कैटफिश और क्लेरियस गैरीपिनस is an invasive fish that deprives the local fishes of their nutrients and resources. So ये भी हमारा invasive fish है अफ्रीकन कैटफिश। तो हमारे पास बाकी ऑप्शंस तो हमें ये समझ में आया कि ये नाइदर थ्रेटेंड है नॉर इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ इंडिया है। अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस को कि कीस्टोन स्पीशीज का क्या मतलब होता है। So key and stone that helps define an entire ecosystem. None of the mentioned species is a keystone to their respective ecosystems. तो कोई ऐसा स्पीशीज बताओ जिसके नाम से आप पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। Then all endangered species is an endangered species is one whose reproductive rate is low due to various reasons and hence their population is endangered. ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव रेट लो होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, पर यहाँ पे तो ये तो इन्वेजिव है, इनका रिप्रोडक्टिव रेट इतना ज्यादा होगा कि ये दूसरे स्पीशीज को भी ग्रो ही नहीं करने दे रहे। सो ये तो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज बिल्कुल भी नहीं है। The species mentioned above are invasive and thus have an alarmingly high rate of reproduction. So then हमारे पास क्या ये सारे mammals हैं? तो none of the mentioned species is a mammal. Lantana, Camera, and Ecornia crassips are vascular plants, while Clarius gariepinus
belongs to the class of Pisces of phylum Chordata. So Clarius gariepinus या African catfish ये तो Pisces को belong करती है, एंड बाकी दो हमारे पास जो हैं वो vascular plants हैं. तो इसमें से कोई भी mammals found in India नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास all the species are neither threatened nor indigenous species of India will be the correct answer. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12. The extinction of passenger pigeon was due to. तो हमारे पास पैसेंजर पिजन एक स्पीशीज थी, अब इसका एक्सटिंक्शन हो गया है, तो हमें रीजन बताना है कि क्यों हुआ है. तो एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन क्यों हुआ? क्या ये इंक्रीज नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स की वजह से हुआ? क्या ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस की वजह से हुआ? क्या ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड की वजह से हुआ? या फिर बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन की वजह से हुआ? So जो पैसेंजर pigeons थे, that is Ectopistis migratorius, were once one of the most abundant birds on our planet, living in United States, but hunting on a very massive scale by humans as well as deforestation led to their extinction. So passenger pigeons जो थे वो पहले वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट बर्ड्स ऑन अ प्लैनेट, यानी सबसे ज्यादा यही मिलते थे. फिर क्या हुआ कि हंटिंग शुरू हो गई इन पैसेंजर पिजन्स की ऑन अ वेरी मैसिव स्केल बाय ह्यूमंस, एंड आल्सो डिफॉरेस्टेशन भी हुआ बाय ह्यूमंस. उसके वजह से क्या हुआ, इनका एक्सटिंक्शन हो गया. सो over exploitation of by humans has led to the extinction of passenger pigeons. Then we come to question number 13. Which of the following statements is correct? Parthenium is an endemic species of our country. African catfish is not a threat to indigenous catfishes. Steller sea cow is an extinct animal, and lantana is popularly known as the carrot grass. ठीक है, तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी क्या है? सो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द ह्यूज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी दैट एग्जिस्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स. तो हमें बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता है. द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, ये हमारे पास एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए, 7 मिलियन बाय रॉबर्ट में. देन बट द रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इन द पास्ट 500 years, तो पिछले जो 500 साल हैं वहां पे उसमें रैपिड एक्सटिंक्शन हुआ है, रैपिड लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का. देन बायोडाइवर्सिटी लॉस इज प्राइमरीली एन आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. जाहिर सी बात है, सच एज हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं हम, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज कर देते हैं. हेंस मेनी स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड. ठीक है, so the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN, has recorded the extinction of a total 784 species in the past 500 years, और उसमें से Steller sea cow of Russia is listed as an extinct animal. ठीक है, so यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री, तो हमने देखा था कि पार्थेनियम या जो कैरेट ग्रास है, इट केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एज अ कॉन्टामिनेंट, so it is not an endemic species. Then next है हमारे पास African catfish is not a threat. So हमने देखा है कि African catfish तो एक invasive alien species है, so obviously it is a threat. जो African catfish है ये हमारे पास threat है to the indigenous catfishes. Then हमारे पास next है Steller sea cow is an extinct animal. तो हमने देखा था कि Steller sea cow जो है वो अब extinct हो चुका है, वो red list में है हमारे पास. So Steller sea cow is an extinct animal. Then lantana is popularly known as carrot grass. तो हमें पता है Parthenium is known as carrot grass. So lantana is not known as carrot grass. तो हमारे पास जो correct option होगा that will be ऑप्शन सी, कि हमारे पास Steller sea cow जो है that has become extinct. तो हमने देख लिया कि बाकी जो है हमारे पास क्यों सही है. तो Parthenium is carrot grass is not an endemic species, so it has come as a contaminant from wheat imported from USA. Then हमारे पास lantana is another alien species. Parthenium is known as carrot grass, not lantana. And African catfish is also an alien species which adversely affects the growth of indigenous catfishes in our rivers. So it is a threat to indigenous catfishes. हम ऐसा नहीं बोल सकते
कि ये थ्रेट नहीं है, ये ऑब्वियसली एक थ्रेट है टू द इंडिजिनस कैटफिशेस। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो, वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? सो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी अमंग द इकोसिस्टम्स मेंशन्ड बिलो? क्या वो मैंग्रोव्स में मिलेगी, क्या डेजर्ट में मिलेगी, क्या कोरल रीफ्स में मिलेगी, या एल्पाइन मीडोज में मिलेगी? सो हमारे पास स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है दैट इज ग्रेटेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, particularly in tropical forests and coral reefs. Coral reefs are believed to have the greatest biodiversity. So जो coral reefs हैं वहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि बहुत ही ज्यादा हमारे पास स्पीशीज रहती हैं वहाँ पे। सो कोरल रीफ्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ecosystem and form the most diverse part of coastal region, providing home to fish, mollusks, crustaceans, sponges, निडेरियंस एक्सेट्रा। सो जो कोरल रीफ्स होती हैं वो बहुत ज्यादा, उनमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। सो इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के मोस्ट डाइवर्स रीजन आप बोल सकते हैं कि अगर आप कोस्टल रीजन में देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो हमें कोरल रीफ्स में देखने को मिलती है। सो इट इज अ होम टू फिश मॉलस्क। तो फिश मॉलस्क, क्रस्टेशियन, स्पॉन्जेस जो होते हैं, एंड ऑल्सो जो निडेरियंस होते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन मैंग्रोव्स फाउंड इन कोस्टल रीजन्स यूजुअली हैव प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एंड सलाइन वाटर। देन जो डेजर्ट्स होते हैं दे हैव मोस्टली जीरोफिटिक स्पीशीज, एंड जो अल्पाइन मीडोज हैं दे आर रिलेटेड टू हाई एल्टीट्यूड्स एंड डू नॉट शो मच ट्री ग्रोथ। सो हमारे पास अल्पाइन मीडोज में उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड्स में है। देन मैंग्रोव्स में हमारे पास स्वैम्पी एंड सलाइन वाटर में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। देन डेजर्ट में मोस्टली जीरोफिटिक स्पीशीज होता है। सो कोरल रीफ्स में हमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस में अगर हम देखें, सो कोरल रीफ्स में हमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ? तो इसमें से कौन से को हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोलते हैं? सो ऑप्शन है हमारे पास टाइगा फॉरेस्ट, टूंड्रा फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो अगर हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोल रहे हैं यानी पूरे प्लैनेट का जो हमारे पास हम कहना चाह रहे हैं कि पूरे प्लैनेट का मोस्ट ऑफ द एयर जो है, लंग्स यानी कि क्या, लंग्स जो हमारा ब्रीदिंग में हेल्प करता है। सो पूरे प्लैनेट अर्थ को ब्रीदिंग में यानी पूरे प्लैनेट अर्थ को मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कौन सा फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है? सो हमें पता है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है दैट इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट दैट कवर्स मोर देन 6% ऑफ द अर्थ सरफेस। सो पूरे अर्थ का मोर देन 6% कवर कौन कर रहा है? सो दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सो क्योंकि अर्थ का 6% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर करता है तो हम कह सकते हैं कि दैट इट इज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। बाकी इसमें से कोई भी इतना ज्यादा एरिया ऑफ द प्लैनेट अर्थ को कवर नहीं कर रहा होगा। सो इट हैज बिलियंस ऑफ ट्रीज विच एब्जॉर्ब टन्स ऑफ CO2 एंड रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन। सो बिलियंस ऑफ ट्रीज होते हैं यहाँ पे जो टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन, नियरली 20% ऑफ द ऑक्सीजन। सो अगर 20% ऑफ द ऑक्सीजन ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो रिलीज कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं दैट दे आर द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। देन वी कम टू बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। पहला है हमारे पास टाइगा फॉरेस्ट। सो जो टाइगा फॉरेस्ट है दे हैव कोल्ड वेदर एंड लार्ज मिडल लीव्ड ट्रीज लाइक कोनिफर्स। तो टाइगा फॉरेस्ट में तो हमारे पास कोल्ड वेदर होता है एंड मोस्टली जो कोनिफर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सो सिर्फ इतने स्पीशीज से हमारे पास ज्यादा ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा एंड ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। सो टाइगा फॉरेस्ट को हम नहीं कह सकते दैट दे आर लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। देन टूंड्रा फॉरेस्ट क्या कहाँ होता है? सो टूंड्रा फॉरेस्ट इज अ ट्रीलेस पोलर डेजर्ट विथ, तो टूंड्रा में हमें मोस्टली ड्वार्फ श्रब्स, ग्रासेस, मॉसेस और लाइकेंस देखने को मिलते हैं।
सो ये छोटे छोटे प्लांट्स है, ऑब्वियसली हमारे पास जो इतना सारा ऑक्सीजन है वो नहीं आ पाएगा। सो यहाँ ये तो हमारे पास लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ हम नहीं बोल सकते। देन near rainforest of northeast India. So rainforest of northeast India is also a dense tropical rainforest, पर इसका एरिया इतना नहीं होगा कि पूरे प्लैनेट अर्थ को हमारे पास ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा प्रोवाइड कर सके। तो ओनली Amazon रेन फॉरेस्ट ही है जिसका एरिया इतना ज्यादा होगा कि हमारा पूरा जो अर्थ का 6% एरिया है वो कवर हो सके। एंड ऑल्सो ऑक्सीजन 20% जो पूरे अर्थ का ऑक्सीजन है अगर यही प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट विल बी द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। उसका एरिया भी जस्टिफाई करता है कि 6% ऑफ द एरिया है, तो ठीक है, हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोल सकते हैं। देन ये तो था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16। द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो रिजरपाइन हमें कहाँ से मिलता है? क्या धतूरा से मिलता है, क्या रोवुल्फिया से मिलता है, क्या अट्रोपा से मिलता है, या क्या पापावर से मिलता है? सो जो हमारे पास हम यहाँ पे देखेंगे सारे प्लांट्स का नेम, एंड हम एक्टिव केमिकल सब्सटेंस देखेंगे एंड मेडिसिनल यूजेज देखेंगे कि उसका क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास धतूरा। सो धतूरा से हमें क्या मिलता है? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स मिलते हैं धतूरा से, जो ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ऑफ एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। देन एट्रोपा से मिलता है हमें, एट्रोपा बेलाटोना से मिलता है हमें एट्रोपिन, and atropine is used in the treatment of bradycardia, that is low heart rate. So low heart rate में हम यूज करते हैं एट्रोपिन को। देन पापावर से मिलता है हमारे पास मॉर्फिन, एंड मॉर्फिन इज अ वेरी पोटेंट पेन किलर। मोस्टली कैंसर पेशेंट्स में हम मॉर्फिन देते हैं, क्योंकि वो जब उनका टर्मिनल स्टेज होता है तो उनको काफी पेन रहता है। देन रोवुल्फिया से हमें मिलता है रिजरपाइन। सो रोवुल्फिया सर्पेंटिना से हमें रिजरपाइन मिलता है। सो हमसे पूछ रहा है द केमिकल ड्रग रिजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रोवुल्फिया, एंड इट इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। जिनको हाइपरटेंशन होती है उनको हम देते हैं। सो ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है। सो इससे जो है हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर डाउन हम कर सकते हैं यूजिंग रोवुल्फिया सर्पेंटिना से जो हमें रिजरपाइन मिलता है, दैट इज द एक्टिव केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम दिस प्लांट। ठीक है, सो धतूरा से मिलता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, रोवुल्फिया सर्पेंटिना से मिलता है रिजरपाइन, एट्रोपा से मिलता है एट्रोपिन, एंड पापावर से मिलता है, पापावर सोमनिफेरम से मिलता है हमें मॉर्फिन। और इन सब के यूजेस भी हमने देख लिए थोड़े थोड़े कि क्या क्या यूजेस होते हैं इनके। ठीक है, तो ये है हमारे पास रोवुल्फिया प्लांट हमें दिख रहा है। यहाँ से हम जो रिजरपाइन है उसको रिजरपाइन को ऑब्टेन करेंगे और वो फिर यूज होगा एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट्स मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी? तो किसमें ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है? इज इट जिम्नोस्पर्म, इट इज एल्गी, इज इट ब्रायोफाइट्स, और इज इट फंगाई? ठीक है, सो स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इट रेफर्स टू द वेराइटी इन द नंबर ऑफ स्पीशीज बिलोंगिंग टू इट। तो जितने भी इसमें स्पीशीज हैं उनमें कितनी वैरायटी है उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। सो 70% ऑफ ऑल स्पीशीज आर एनिमल्स, फंगाई एंड प्लांट्स, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स टुगेदर अकाउंट फॉर 22% ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जो फंगाई एंड प्लांट्स होते हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, वो टुगेदर, ये जो डेटा है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी की 70% ऑफ जो सारे स्पीशीज होते हैं वो तो एनिमल्स होते हैं। इसमें से भी 22% जो है वो फंगाई और प्लांट्स होते हैं। ठीक है, देन अमंग द प्लांट्स द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी इज शोन बाय एंजियोस्पर्म्स। तो प्लांट्स के अंदर जो हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा वो एंजियोस्पर्म्स का होगा, फॉलोड बाय एल्गी, मॉसेस एंड फर्न्स। तो ये आप 10 बार इस लाइन को पढ़िए ताकि ये लाइन आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद हो जाए। Then amongst plants, algae accounts for species between 30,000 to 1 lakh, bryophytes for 23,000 and gymnosperms for more than 1,000 species. Now हम देखेंगे फंगाई के बारे में। So फंगाई जो है, they are approximately
तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन करें तो दे आर एज डाइवर्स एज द एंजियोस्पर्म्स. द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द किंगडम फंगाई एक्सीड्स द कंबाइंड टोटल डाइवर्सिटी ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंगाई का हमें दिख रहा है कि फंगाई का जो पाई डायग्राम है उसमें जो फंगाई का एरिया है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंड अगर हम इन सबको मिला दें यानी कि जो कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स होगा पूरे अर्थ में, उससे भी ज्यादा हमारे पास स्पीशीज ऑफ फंगाई होंगी. सो द किंगडम फंगाई एग्जिबिट्स मोर स्पीशीज diversity compared to gymnosperms, algae, and bryophytes, as it contains a large number of species with nearly 1.5 lakh recognized species and nearly 90% of species yet to be discovered. So, the species diversity बहुत ज़्यादा होती है compared to gymnosperms, algae, and bryophytes, क्योंकि इसमें large number of species होते हैं, 1.5 lakh recognized हैं and 90% of the species जो हैं they are yet to be discovered. यानी फंगाई में अभी तक तो कुछ स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, पर 90% ऑफ द स्पीशीज जो हैं अभी येट टू बी डिस्कवर्ड है, कि अभी डिस्कवर हुई भी नहीं है, फिर भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो ऑलरेडी हमें फंगाई में दिख रही है. ठीक है, ठीक है. हमारे पास तो स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप रेफर्स to the number of species belonging to it. So more species diversity हमें कहाँ देखने को मिली? फंगाई में. तो हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि हमारे पास जो फंगाई की डाइवर्सिटी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. एंड अगर हम मैमल्स और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस की सारी स्पीशीज को मिला दें तो भी हमारे पास जो हमारे पास फंगाई है उनकी स्पीशीज जो है वो ज्यादा होके आएंगी. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? तो आज हमने इस चैप्टर में सबसे पहले, इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. तो हमने क्या क्या चीजों की नई नई चीजें सीखी. तो हमने सबसे पहले सीखा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है. क्वेश्चंस के थ्रू ही हमने सब सीखा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, तो फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. देन हमने पढ़ा एलियन स्पीशीज के बारे में. देन हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के का डेफिनेशन देखा. देन हमने कुछ स्पीशीज के नाम भी देखे. हमने काफी सारे स्पीशीज के नाम सीखे आज कि कौन कौन से हमारे पास रेड लिस्ट में है, देन कौन कौन सा हमारे पास इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं. देन हमने जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो हमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आप किन्हीं 4 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताइए कि मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं. तो हमने देखा नेपेंथिस, सिलोटम, रोवुल्फिया, अकोनिटम. तो अगर आप ये क्वेश्चन भी करके गए रहे होंगे और वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि आप 4 प्लांट्स के बारे में बताइए, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. फिर फिर हमने देखा, फिर हमने और प्लांट स्पीशीज, फिर हमने ये जो लैंटाना, इकॉर्निया और अफ्रीकन कैटफिश है उनके बारे में पढ़ा. फिर हमने आप देख सकते हैं कि जो ये एग्जॉटिक स्पीशीज हैं जो बाहर से आई हैं उनके बारे में 3-4 क्वेश्चंस उन्होंने पैटर्न चेंज कर करके पूछे हैं. तो आपको एक एक चीज पता होना चाहिए कि पार्थेनियम को किस नाम से जानते हैं, लैंटाना को किस नाम से जानते हैं, अफ्रीकन कैटफिश का दूसरा नाम क्या है. ठीक है, देन हमने आखिर में देखा कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ कौन सा है. तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट 6% ऑफ द अर्थ सर्फेस को कवर करता है. देन हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स और देखे और इनके मेडिसिनल यूजेस को भी देखा. देन आखिर में हमने देखा कि सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें फंगाई में देखने को मिलती है. ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे. बाकी आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे. तो ये चैप्टर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो एग्जाम में सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं. आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी चैप्टर वो छोड़ देंगे. तो आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना है. एटलीस्ट आपको एक एनसीईआरटी का तो एनसीईआरटी का पूरा पढ़ा रहना चाहिए आपको हर चैप्टर. तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने सारे चैप्टर्स जो हैं वो कर लिए हैं. सो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.